कि आप एक अच्छी नॉलेज लेते हैं, अच्छी जॉब भी लगते हैं और बैंक में आरडी, एफडी, पीपीएफ में इन्वेस्ट भी करते हैं। अब आपने इतनी मेहनत की है तो आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप अपने उन फ्रेंड से तो फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म करेंगे ही जिन्होंने स्कूल और कॉलेज में मेहनत नहीं की और बिलो एवरेज ही परफॉर्म किया था। लेकिन 40 की एज में आपको आपका एक फ्रेंड मिलता है जो पढ़ाई में आपसे बहुत बुरा परफॉर्म करता था, लेकिन जब आप उससे मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि वो एक मिलियनेयर बन चुका है। यानी बचपन में तो उसने मजे किए ही और साथ में आपसे ज्यादा उसे रिवॉर्ड भी मिला। आप हैरान हो जाते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि यार ये कैसे हुआ। बहुत रिसर्च के बाद आपको पता चलता है कि आपका दोस्त एक फायरमैन की जॉब लगा था, बहुत ही एवरेज सैलरी में, लेकिन उसने अपने नेबरहुड में नोटिस किया कि एक लोकल कंपनी बहुत ही जल्दी एक्सपैंड कर रही है और हर साल नई नई लोकेशन में नए नए स्टोर्स ओपन कर रही है, वो भी बिना लोन्स लिए हुए। उसे यकीन हो गया था कि ऐसा तभी हो सकता है अगर ये कंपनी बहुत ही अच्छा अर्न कर रही हो। इसलिए उसने और उसकी फैमिली ने मिलकर इसमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और क्योंकि कंपनी ग्रो किए जा रही थी इसलिए आपका फ्रेंड भी उसी कंपनी में हर साल कुछ पैसे इन्वेस्ट किए जा रहा था और इसलिए एक डिकेड में वो मिलियनेयर बन गया। लेकिन आप वहीं के वहीं हैं, एफडी, आरडी, पीपीएफ की गेम खेलते रहे। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार ये तो एक फिक्शनल स्टोरी है, असली में ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन ये रियल एग्जाम्पल पीटर लिंच ने अपनी बुक वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट में दिया है, जहां पर एक फायरमैन टेम्पेक्स नाम की कंपनी के शेयर्स खरीदता रहा और फाइनली मिलियनेयर बन गया। और ये एक बेस्ट तरीका है पैसे से पैसे कमाने का। अगर अपना बिजनेस ना खोल पाओ तो कम से कम इतनी स्किल बना लो कि औरों की बिजनेस की ग्रोथ से पैसे कमाए जा सके। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, या फिर हमें इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आती। लेकिन इस वीडियो में हम बच्चों की भाषा में सीखेंगे कि हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इमेजिन कीजिए कि आप शॉपिंग के लिए बाजार में जा रहे थे और आपको आपका एक बचपन का दोस्त मिलता है, राहुल। आप दोनों काफी टाइम के बाद मिले हो तो आप दोनों डिसाइड करते हो कि चलो यार थोड़ा टाइम निकाल के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी जाए। वहां पर राहुल आपको बताता है कि उसने एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री लगाई थी और उसे अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए की जरूरत है। क्या आप उसे पैसे दे सकते हो? इसके बदले में वो आपको अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा यानी शेयर्स दे सकता है। आप राहुल को कहते हो कि मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए और फिर बाकी घर की बातें करके आप दोनों बाद आपको आपका एक और बैचमेट मिलता है। काश भी आपको बताता है कि उसने भी राहुल की तरह एक बिस्किट की फैक्ट्री लगाई है और उसे भी 10 लाख रुपए की जरूरत है अपने बिजनेस के लिए। क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हो? अब राहुल और विकास दोनों ने आपको कन्विंस करने की कोशिश की थी कि क्या आप इनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो और दोनों आपसे ये भी कह रहे थे कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पैसे ही देने हैं। अगर कंपनी ग्रो हो जाती है तो आपके पैसे उतने ही रेट से ग्रो होंगे जितनी की कंपनी की ग्रोथ है और वो भी बिना मेहनत के। आप पैसे से पैसा कमा सकते हो। आप घर में बैठ के सोचते हो कि क्या किया जाए। दोस्तों दोनों ही ठीक है आपके, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप दोनों में इन्वेस्ट कर सको। आप अपने फैमिली मेंबर्स को देखते हो और उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचते हो कि आप बिना सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। काफी टाइम के बाद आप सोचते हो चलो अगर मैं दोनों में से एक फ्रेंड की हेल्प कर ही रहा हूँ पैसे इन्वेस्ट करके, तो कम से कम मुझे इन दोनों के बिजनेस के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए। आप काफी देर तक बैठते हो और आप राहुल और विकास को सेम ईमेल सेंड करते हो जिसमें उनसे बिजनेस से रिलेटेड आपने कुछ सवाल पूछे। ईमेल कुछ इस तरीके से, डियर भाई, इससे पहले कि मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर सकूं, मेरे तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड कुछ सवाल हैं। तुम जितनी जल्दी हो सके मुझे इन 5 सवालों के आंसर्स ईमेल में रिप्लाई कर दो ताकि मैं ठीक डिसीजन ले सकूं। पिछले साल तुमने कितने रुपए की सेल्स की थी? 2, उस सेल्स में से तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ था? 3, क्या तुमने बिजनेस के लिए अभी तक किसी से कोई उधार लिया हुआ है? अगर हाँ तो कितना? 4, अगर कल को बिजनेस में कोई दिक्कत आती है तो क्या बिजनेस के पास पहले से कुछ पैसे पड़े हुए हैं बैंक में ताकि उस बुरे वक्त में बिजनेस चल सके? और 5, तुम्हारे पास खुद बिजनेस का कितना परसेंटेज है? पेरेंट्स और भाभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आप अगले दिन उठते हैं और अपना मोबाइल चेक करते हैं। आप देखते हैं कि राहुल और विकास दोनों ने आपकी ईमेल का रिप्लाई किया है। राहुल आपको डेटा मेल करता है। पिछले साल की सेल्स 10 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट 3 लाख, अभी तक का उधार 50,000, बुरे वक्त के लिए कुछ रिजर्व पैसे 2 लाख, मेरे पास बिजनेस की परसेंटेज 95%। विकास की भी ईमेल आपको आती है, उसके नंबर कुछ इस तरीके से, पिछले साल की सेल्स 10 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट 1 लाख, अभी तक का उधार 6 लाख, बुरे वक्त के लिए कुछ रिजर्व पैसे 10,000, मेरे पास बिजनेस की परसेंटेज 10%। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके सामने स्क्रीन में दोनों की डिटेल्स हैं। अब अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने ही हैं तो किस कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली कोई भी कॉमन सेंस अप्लाई करे तो वो राहुल की कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि राहुल और विकास की कंपनी की सेल्स सेम होने के बावजूद राहुल की कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, उसकी कंपनी का उधार कम है, सिर्फ 50,000 रुपीज, और बैंक में रिजर्व 2 लाख रुपए है। यानी बुरे वक्त में भी उधार देने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसका उसके बिजनेस में परसेंटेज ज्यादा है, यानी अपने बिजनेस के लिए वो ज्यादा कमिटेड है। आप में से कई लोग सोचे होंगे कि ये एग्जाम्पल तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में से कैसे इंप्लीमेंट करें?
तो आइए रियल लाइफ में ये एनालिसिस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं screener.in पे और वहां पर हम कोई भी कंपनी सर्च कर सकते हैं। लेट्स से एशियन पेंट्स। अब जो 5 सवाल हमने राहुल और विकास से पूछे थे वो सवाल हमें इन कंपनी से भी पूछने हैं। तो सबसे पहले हम खोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले सवाल था कि क्या इनकी सेल्स इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, यानी एशियन पेंट की सेल्स क्या है। जब भी हम कोई नंबर देखते हैं तो एक एब्सोल्यूट नंबर यानी एक साल का नंबर हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए पैटर्न मायने रखता है कि पिछले साल से अभी तक की ग्रोथ रेट क्या है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो सेल्स है ये करोड़ में नंबर है, तो ये 6400 करोड़ के आसपास थी, फिर 2011 में 7400, 9200, 10,000 और इंक्रीज होते होते 21,713 करोड़ होगी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट सवाल था कि इसमें से इसका प्रॉफिट कितना है। तो ये सारा काट के प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स देने के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो 836 करोड़ प्रॉफिट था, फिर इंक्रीज हुआ 843, 989 और इवेंचुअली 3139, यानी हमें ग्रोथ भी दिखाई दे रही है प्रॉफिट में। नेक्स्ट सवाल जो हमने पूछा था राहुल और विकास से वो था कि उनकी उधार कितना है। तो उसके लिए हम बैलेंस शीट में आएंगे। बैलेंस शीट में आने के बाद यहाँ पर इनका उधार है 229 करोड़ 233 और ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये लग सकता है कि एक नेगेटिव साइन है, लेकिन इसको कवर करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बुरे वक्त में इनके पास रिजर्व्स कितने हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो रिजर्व कितना है 1614 2092 और यहाँ पे 12,710 करोड़। तो अगर हम 2021 की बात करें मार्च, तो उसके अकॉर्डिंग जो उधार है उधार से काफी ज्यादा रिजर्व हमारे पास पड़ा है, यानी बुरे वक्त में भी कंपनी स्टेबल रहेगी। इंडिविजुअली अगर हम बोरो को देखते हैं तो वो मैटर करता, लेकिन अगर हम उसे कंपेयर करें रिजर्व के साथ तो इतना मैटर नहीं करता। कई लोग इनके रेशियोज ले लेते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो ले लेते हैं, यानी कितना है, यानी डेट उधार कितना है कंपेयर टू बाकी नंबर्स। तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन सेंस पे अप्लाई करें तो ये भी हमें बता देता है कि यस डेट उतना ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट सवाल जो हमें कंपनी के प्रोमोटर्स के इंटेंशंस के बारे में बताता है वो है कि उनके पास कंपनी का कितना हिस्सा है। तो वो हम जा सकते हैं इन्वेस्टर्स पे और यहाँ पर हमें पता चलेगा कि प्रोमोटर्स के पास 52.79% है और इन्होंने इसको डाइल्यूट नहीं किया, यानी बेचा नहीं। जून 2018 से लेके इतना परसेंट इन्होंने होल्ड करके रखा है, जो कि बताता है कि हाँ इनको अपनी कंपनी पे विश्वास है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हो रही है यानी वो शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं, खुद खरीद रहे हैं और वो ज्यादा पॉजिटिव साइन है। फिर उसके बाद FIIs हैं जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी कितनी है वो भी खरीदते रहे। ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जैसे SBI वगैरह या कोई भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं एक्सेट्रा। और फाइनली गवर्नमेंट के पास इतना शेयर है और ये पब्लिक के पास, यानी हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास ये परसेंटेज इस तरीके से हुई, यानी 20 से घट के 19.48% हमारे पास है। इसको अगर हम ग्राफ से समझे तो वो मनी कंट्रोल से हमें पता चल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ देखें तो प्रोमोटर्स के पास है 52.79%, यानी ओनर्स के पास, ये हम लोगों के पास पब्लिक के पास है 19.48% और ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 10.35% है और जो फॉरेन के हैं उनके पास 2.38 है। अब हम एक एक्सट्रीम ऑपोजिट लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, तो अगर हम एक एक्सट्रीम ऑपोजिट कंपनी का एग्जांपल लें तो ये मुझे एक मिली थी MFL इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे अगेन हम वही 5 सवाल अगर इससे पूछते हैं इस कंपनी से। तो सबसे पहले क्या था प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल्स कितनी है 0, 0, 75, 77, 90, 111, 127 इंक्रीज हो रही है। अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे शायद कंपनी इंप्रूव हुई थी, लेकिन दोबारा से 59 फिर 0, 1 बहुत ही अनस्टेबल सी कंपनी है। तो अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ये 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, -49 लॉस पे, फिर -25 फिर 32, पता ही नहीं चल रहा कि कंपनी में हो क्या रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही नेगेटिव है ऑब्वियसली। अगर हम बैलेंस शीट में जाए और यहाँ पर देखें कि बोरिंग्स उधार कितना है तो 0, 0, 14, 12, 17 ये उधार बढ़ता रहा, 66, 74 फिर 38 फिर कम हो गया और रिजर्व्स कितने हैं नेगेटिव में है -5, -5, -4, -3। तो ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस हमें लग रहा है कि ये एक नेगेटिव इंटेंशन है। अगर हम बात करें कि कंपनी के प्रोमोटर्स के पास कितना है तो जो प्रोमोटर्स के पास है वो सिर्फ 0.42% है, यानी साल का साल उन्होंने पब्लिक को थमा रखा है। एक तरह से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये स्कैम टाइप चीज है कि आप, क्योंकि अगर आपको अपनी कंपनी पे विश्वास है तो आप ज्यादा से ज्यादा होल्ड करना चाहोगे। इसे अगर हम ग्राफ से देखें और मनी कंट्रोल की वेबसाइट में आए MFL इंडिया और नीचे देखें तो ये आप देख सकते हैं ग्राफ से ज्यादा क्लियर होता है, इमोशनली हमें समझ आता है कि ये सारा पब्लिक के पास है 99.48% और थोड़ा सा हिस्सा जो है 0.42% सिर्फ प्रोमोटर्स के पास है, यानी उन्होंने पब्लिक करी कंपनी और सारे शेयर्स अपने बेच के पब्लिक को निकल गए। और इसकी जो सबसे नेगेटिव बात मुझे और भी लगी थी वो ये थी, अगर आप इनकी वेबसाइट पे क्लिक करें MFL इंडिया तो वो खुलती ही नहीं है। ये डोमेन नेम ही कोई खरीदना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली जो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो ये बहुत ही बुरी इन्वेस्टमेंट होगी और पोटेंशियली जो लॉस है वो 100% होगा। अब मेन सवाल आता है कि क्या अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो हम किसी भी प्राइस पर शेयर्स ले लें। इसका आंसर देने से पहले हमें PE रेशो को समझना पड़ेगा। PE रेशो का मतलब है कि एक साल में 1 रुपए कमाने के लिए हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंक की बात करें और अगर बैंक में इंटरेस्ट रेट 5% है और हम बैंक में 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल के बाद ये 100 रुपए 105 रुपए में बदल जाएंगे, यानी 105 - 100 = 5 रुपीज की अर्निंग हुई है। तो इस केस में PE रेशो होगा प्राइस जो कि है 100 रुपीज डिवाइडेड बाय अर्निंग जो कि है 5 रुपए, यानी 100 डिवाइडेड बाय 5 = 20, यानी एक साल में 1 रुपए कमाने के लिए आपको बैंक को 20 रुपए देने पड़ेंगे। इसलिए साल के शुरू में हमने बैंक को 100 रुपए दिए थे, यानी 20 के 5 नोट, तभी हमें हर 20 रुपए के नोट के लिए 1 रुपए मिला और टोटल 100 रुपए देने से हमारी अर्निंग 5 रुपए हुई। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है।
अब अगर हमें ये देखना है कि कंपनी के शेयर्स अभी सस्ते में मिल रहे हैं या महंगे में, तो जो सबसे आसान मेथड है वो ये है कि जिस कंपनी को हम खरीदना चाहते हैं उस कंपनी के पीई को हम बाकी सिमिलर कंपनी के पीई से कंपेयर कर सकते हैं। अगर बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बोलें तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे आपको कोई लैपटॉप खरीदना है तो आप सेम लैपटॉप 3-4 दुकानों से खरीद सकते हो। चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन हम screener.in में आते हैं और एशियन पेंट्स की जो पीई है हम उसे उसकी इंडस्ट्रियल पीई से कंपेयर करते हैं। तो जो स्टॉक का पीई है वो आप देख सकते हो कि 90.7 है, यानी लोग 90.7 रुपीज देने को तैयार है पर साल ₹1 कमाने के लिए। और अगर हम इसे इसकी इंडस्ट्रियल पीई से कंपेयर करें, अगर आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल पीई नहीं दिखता तो आप इसे यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये रेशो यहाँ पे ऐड हो जाए। जो इंडस्ट्रियल पीई है वो 85 है, यानी सिमिलर कंपनीज के लिए जो इस कैटेगरी में उसके लिए लोग 85 रुपीज देने को तैयार हैं। तो बेशक इस एनालिसिस से हमें लग रहा है कि कंपनी के फाइनेंशियल तो स्ट्रॉन्ग है, बट अभी इसका जो प्राइस है वो थोड़ा कॉस्टली है। तो अगर ये डिप करता है, मान लीजिए काफी कम आता है, तो इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये एक अच्छा परचेज हो सकता है। ऑब्वियसली अभी अगर हम खरीद लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल देखे तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट। इसलिए आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगेन हम कंपेयर करते हैं जो MFL इंडिया है। अगेन यहाँ पे हम इंडस्ट्री पीई सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि ये वाला जो रेशो है वो यहाँ पे आ जाए। तो उसकी इंडस्ट्री पीई कितनी है 3.46 और जो स्टॉक पीई है वो 0.30 है, यानी लोग ₹1 कमाने के लिए 30 पैसे देने को भी तैयार नहीं है। तो इस पर्टिकुलर पैरामीटर से तो लग रहा है कि ये अच्छा परचेज है, बट हम इसके फाइनेंशियल देख चुके हैं कि बहुत ही अनस्टेबल कंपनी है। इसका डोमेन नेम नहीं खुल रहा और ये बहुत ही छोटी कंपनी है 9.73 CR की अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगेन आई होप यू गॉट द आइडिया कि इस क्राइटेरिया में हम क्या करने की कोशिश। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे से पैसे कमाने का। अगर हम इन मल्टी बैगर कंपनीज को देखें जैसे कि एस्ट्रल पॉली और एशियन पेंट्स, तो अगर ठीक टाइम पे हम इन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर लेते तो हम बिना काम किए बहुत ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें तो जनवरी 2006 में इसका शेयर का प्राइस 60 रुपीज के आसपास था और अभी जो इसका प्राइस है वो 2956 के अराउंड चल रहा है, यानी 2956 डिवाइडेड बाय 60। ये एक प्रॉपर मल्टी बैगर थी, सिर्फ 14 सालों में 50 टाइम्स पैसा। वैसे ही एक और मल्टी बैगर कंपनी थी एस्ट्रल लिमिटेड। अगर यहां पर हम बात करें तो उसका शेयर का प्राइस 2007 में ₹7 था या ₹8 के आसपास 7.8, और अभी जो इसका प्राइस है वो 1934 है। तो अगर हम इन नंबर्स को कैलकुलेट करें 1934 डिवाइडेड बाय ₹8, यानी 242 टाइम्स, तो ये 250 टाइम्स बैगर थी। एक ये तरीका है इन्वेस्टमेंट कि आप खुद कंपनी नहीं चला रहे हो लेकिन आपके पास वो स्किल है, यानी हमारे पास वो स्किल है जिससे हम उन कंपनीज को आइडेंटिफाई कर पाए। ऑब्वियसली उतना आसान नहीं है इसे प्रेडिक्ट करना, क्योंकि इस वक्त पर कोई नहीं कह सकता था कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो इतना ज्यादा होगा। बट अगेन अगर हम इसके लिए एक्वायर करते हैं और काफी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि उनमें से 1 या 2 मल्टी बैगर बन सकती है। अब कोई भी श्योर तो नहीं हो सकता कि एक्चुअल में कौन सी कंपनी इस तरीके की निकलेगी, लेकिन फिर भी हमने एक फिल्टर, एक क्राइटेरिया देखा जिसे अप्लाई करने से हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस क्राइटेरिया में हमने देखा कि इन 5 चीजों को तो कम से कम कंपनी की चेक करो, जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया था नेट सेल्स, यानी क्या सेल्स हर साल ग्रो हो भी रही है या नहीं। जितनी ज्यादा ग्रोथ उतना अच्छा। दूसरा हमने देखा था नेट प्रॉफिट, यानी क्या प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तीसरा हमने देखा था बोरोइंग, यानी डेट, यानी उधार, तो डेट जो है वो कम होना चाहिए और ये कॉमन सेंस है। चौथा हमने देखा था कि जितने ज्यादा कंपनी के रिजर्व्स है उतना अच्छा है, क्योंकि बुरे वक्त में हम डेट चुका सकते हैं। इस केस में कई लोग डेट और रिजर्व का रेशो ले लेते हैं, कई डेट और इक्विटी का रेशो ले लेते हैं, यानी इक्विटी के कंपैरेटिवली कितना उधार है। अगर 10% या 10% से कम है तो ये जनरली अच्छा कंसिडर किया जाता है। और पांचवा था प्रोमोटर्स होल्डिंग, यानी अगर कंपनी के प्रोमोटर्स खुद का सारा शेयर सेल नहीं कर रहे तो ये एक अच्छा साइन है, और अगर सेल कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली बुरा साइन है। फाइनली अगर ये 5 चीजों से कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रांग लग रही है तो वेट करो कि कंपनी का पीई उनकी इंडस्ट्रियल पीई से कम हो। जितना कम होगा उतना अच्छा है, और मिनिमम इस क्राइटेरिया के बाद ही इन्वेस्ट करो। ऑब्वियसली आई होप आप लोग समझते होंगे कि एक 10 मिनट की वीडियो में पूरी एनालिसिस नहीं सिखाई जा सकती, इसलिए ये मेथड 100% सॉलिड नहीं है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट कोई भी एनालिसिस 100% श्योर नहीं होती। इन एनालिसिस से ये तो पता नहीं चलता कि कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, लेकिन ये जरूर पता चल जाता है कि किन किन कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदने हैं। इसमें ज्यादा सक्सेस के चांसेस तभी हैं जब हम बिजनेस के बारे में 100% पता है, यानी प्रोडक्ट क्या है, क्या लोग उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं, कंपनी आगे एक्सपैंड कैसे करेगी। और जितना ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट को एज अ बिजनेस पार्टनर की तरह देखेंगे उतने अच्छे डिसीजंस हम ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट या बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज मिस नहीं करना चाहते तो आप गीगल बिजनेस में फ्री